हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज की क्लास में हम इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी थी उस यूनिट का अपने पास आज होगा लास्ट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद में ये पहला लेसन है वो अपना कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए आज की क्लास के बाद में हम इस चैप्टर के अंदर से अगली दो क्लास में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि पीछे की क्लास को देखते हुए आप लोगों ने बढ़िया से अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर रखे हैं, और नहीं कर रखे हैं तो प्लीज आप लोग अपने फंडामेंटल्स को क्लियर करें ताकि कल से जब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करें तो उन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिए आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, लास्ट इस चैप्टर का क्या टॉपिक है। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को रेगुलर रख रहे होंगे। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है। एक सेकेंड, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है। ध्यान देना, देखो आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी है उसके बारे में थोड़ा बहुत, क्या टॉपिक है, किस प्रकार से उसे हम कंप्लीट करेंगे। ध्यान से देखना, आप लोगों ने पीछे की क्लास में पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। पीछे की जो क्लासेस थी उन क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का मतलब इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या था? विद्युत क्षेत्र का मतलब था कि किसी भी आवेश को आप किसी स्थान पर रखोगे तो वो आवेश अपने चारों ओर अपना क्या बनाएगा? प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, और ये जो प्रभाव क्षेत्र होगा इसी प्रभाव क्षेत्र को कहा जाएगा उस आवेश का, उस स्थिर आवेश का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम तीन प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, उसे तीन प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर एक, पहला उस विद्युत क्षेत्र का होगा सदिश रूप। सबसे पहले हमने पढ़ा उस विद्युत क्षेत्र का कौन सा रूप? सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। इस विद्युत क्षेत्र के सदिश रूप को हमने कहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की क्या कहा? तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल बनाया सदिश ई। इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर था सदिश एफ बटा क्यू नॉट। यहां से हमने शर्त लगाई थी क्या? इफ कि क्यू नॉट इक्वल्स टू प्लस का 1 कूलम, देन कि ये जो सदिश ई है वो किसके इक्वल हो गया? सदिश एफ के। इसका मतलब क्या था कि किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में इकाई कूलम धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस स्थिर आवेश का क्या कहलाता है? उस स्थिर आवेश के लिए क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या होती है, किस प्रकार से? इसके आगे फिर हमने बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। फिर हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव, तो द्विध्रुव के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दो कंडीशन में निकाली, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में था 2 kp बटा आर क्यूब और निरक्षीय स्थिति में था kp बटा आर क्यूब। ये चीजें हमने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरा विद्युत क्षेत्र का जो रूप है उसे कहा जाता है अदिश रूप। दूसरे रूप को क्या कहते हैं हम? अदिश रूप, स्केलर फॉर्म। और इसे पढ़ा जाता है विद्युत विभव, और इसे प्रदर्शित करने का तरीका है V। V फॉर वोल्ट, वोल्टेज के लिए हमने क्या सिंबल बना लिया? V। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र का कहलाता है अदिश रूप, और ये इसके बारे में आप पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 3 के अंदर पूरा यही पढ़ोगे कि विद्युत विभव है उसको पूरा डिटेल में कौन से चैप्टर में पढ़ोगे? चैप्टर नंबर 3 में। फिर तीसरा है विद्युत क्षेत्र का ग्राफीय रूप। विद्युत क्षेत्र का कौन सा रूप हो गया? ग्राफीय रूप। इस विद्युत क्षेत्र के ग्राफीय रूप को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसे क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये ग्राफीय रूप क्या है, इसकी हमें क्यों रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और किस प्रकार से आप इसे परिभाषित कर सकते हो, किस प्रकार से डिनोट कर सकते हो, ये सारी की सारी बातें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो देखो सदिश रूप हम पढ़ चुके हैं, अदिश रूप आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे,
तो अब कौन सा रूप बचा आपके पास? ग्राफीय रूप। और यही हमें ग्राफीय रूप को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, किस प्रकार से हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार से, सबसे पहले तो इनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। देखो, कोई भी टॉपिक आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका डेली लाइफ के अंदर यूज डिफाइन कर लो। आपको यूज पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को उस पॉइंट का, उस भौतिक राशि का दैनिक उपयोग पता है तो मैं कहता हूं कि आप कहीं भी उस पॉइंट को रटने की कंडीशन में नहीं होंगे, आपको कहीं भी रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ग्राफीय रूप। सवाल नंबर 1 कि ग्राफीय रूप से क्या मतलब है। ठीक है, समझना सब लोग। आप लोगों ने पढ़ा कि जो चार्ज है, आवेश है, वो चार्ज दो प्रकार का है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव यानी धनावेश और दूसरा हो गया ऋणावेश। ठीक है, देखिए, मान लीजिए अपने जो बातें हमने पीछे पढ़ी है वही बातें मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। एक बार ध्यान देना कि मान लो कि मेरे पास यहां पर एक धनावेश रखा गया, मैंने यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखूंगा तो ये अपने चारों ओर अपना क्या बनाएगा? प्रभाव क्षेत्र। हालांकि ये प्रभाव क्षेत्र अनंत तक होगा, लेकिन हमने मान लिया कि एक बार यहां पर ये आवेश रखा गया है कैपिटल क्यू, और यहां से लेकर यहां तक के इस इलाके के अंदर, इस जगह के अंदर इसने अपना क्या बना लिया? प्रभाव क्षेत्र। ये जो प्रभाव क्षेत्र है, इस प्रभाव क्षेत्र को हमने पीछे डिफाइन किया है, किस नाम से प्रदर्शित किया है? इसे विद्युत क्षेत्र से। इसे क्या बोला है हमने? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र काल्पनिक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी वस्तु को आवेशित करके धरातल पर या अपने वायुमंडल में कहीं भी रखोगे तो उसके चारों ओर कोई प्रभाव बन जाएगा, कोई ओरो बन जाएगा। ओरो का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग ये देखते हैं टीवी वगैरह के अंदर देखते हैं या कोई पुरानी पिक्चर वगैरह देखते हैं, तो उसके अंदर आप ये देखते हैं कि जब भी आप भगवान को देखते हैं, भगवान की कोई फोटो देखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उस फोटो के पीछे, भगवान के सिर के पीछे चारों तरफ एक ऐसा चक्कर चलता रहता है जो भगवान के तेज को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वो जो तेज को प्रदर्शित करने वाला चक्कर है उसे कहा जाता है ओरो। ठीक है, तो ऐसा ही हम ये देख रहे हैं कि ये आवेश अपने चारों ओर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाएगा। ये प्रभाव क्षेत्र हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इस प्रभाव क्षेत्र को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। कोई उसके पिंड के चारों ओर वास्तव में कोई प्रभाव क्षेत्र जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब बन नहीं रहा है, लग नहीं रहा है उसके साथ। हाँ, बन तो रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रभाव क्षेत्र है जो कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इस प्रभाव क्षेत्र को आपको पेपर के ऊपर दर्शाना है या किसी को समझाना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो विद्युत क्षेत्र है जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे, इसको दूसरे को दिखाने के लिए या किसी दूसरे को समझाने के लिए हमने एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, इसका एक ग्राफीय निरूपण किया, एक ग्राफ के रूप में इसे दर्शा दिया, और इस ग्राफीय रूप को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन्हें, इस ग्राफीय रूप को क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखिए, इसका उपयोग हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा का। विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या उपयोग हुआ, क्यों बनानी पड़ी हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं? कि विद्युत क्षेत्र किसी भी स्थान पे यदि कोई आवेश रखोगे तो आवेश अपने चारों ओर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाएगा। इस प्रभाव क्षेत्र को हम बोल चुके हैं विद्युत क्षेत्र, लेकिन यह विद्युत क्षेत्र हमें खुली आंखों से दिखता नहीं है। नहीं दिखता है तो कहां तक विद्युत क्षेत्र है, कैसे हम किसी दूसरे को बताएं, किस प्रकार से इसे कॉपी के अंदर, किस प्रकार से इसे बोर्ड के ऊपर हम निरूपित करें, प्रदर्शित करें, इन सब कामों के लिए हम विद्युत क्षेत्र का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय रूप हम काम में लेते हैं। और इस ग्राफीय रूप को क्या कहा जाता है? इस ग्राफीय रूप को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा का ये डेली लाइफ के अंदर एक उपयोग हो गया। आपको पता चल गया
कि जहां कहीं विद्युत क्षेत्र होगा उसे कॉपी के अंदर या बोर्ड के ऊपर या किसी दूसरे को समझाने के लिए हमें बार बार दर्शाना पड़ेगा, और जहां कहीं हमें विद्युत क्षेत्र को दर्शाने की आवश्यकता पड़ेगी वहां हम किसका प्रयोग कर लेंगे, वहां हम प्रयोग करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। किसका प्रयोग करेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से ड्रॉ होगी, इन्हें किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो चले आगे देखते हैं। सबसे पहले अब विद्युत क्षेत्र रेखा को परिभाषित कैसे करें, सबसे पहले डिफाइन करना है। ये तो उपयोग पढ़ा है हमने अभी, उपयोग का तो हमें पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। ठीक है, अब सवाल उठा कि इसे कैसे डिफाइन करें, कैसे परिभाषित करें। तो देखिएगा, वही मैं वापस से एक एग्जांपल ले रहा हूं कि ये मान लीजिए कि आप मेरे पास एक पॉजिटिव आवेश है, प्लस का क्यू आवेश है, और इसके चारों ओर यहां तक यूं मान लो कि इसका प्रभाव क्षेत्र पड़ा है, यहां तक इसका क्या पड़ा है? प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, ये जो प्रभाव क्षेत्र है, इस प्रभाव क्षेत्र को हम बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम किससे दर्शाएंगे? सदिश ई से। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि बाहर से एक आवेश लाया, बाहर से लाया गया आवेश सदैव क्या कहलाता है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को किससे दर्शा रहे हैं? क्यू नॉट से। तो मैं बाहर से एक आवेश लाता हूं और उसको इस पॉइंट ए पर रख देता हूं। सबसे पहले मैंने किस पर रखा? पॉइंट ए पर। तो जैसे ही आप बाहर से लाए गए इस परीक्षण आवेश को पॉइंट ए पर रखते हैं, तो इस स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण इसके ऊपर क्या लगेगा? बल। ठीक है, अब चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो बल लगेगा प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल का मतलब लगेगा बाहर की ओर। तो इसका मतलब ये ए से बाह्य दिशा में गति करेगा। ए से गति किया इसने, और गति करते हुए मान लो कौन से बिंदु पर पहुंच गया? बिंदु बी पर। ठीक है, अभी भी ये इस प्लस क्यू आवेश के प्रभाव क्षेत्र में पड़ा है, विद्युत क्षेत्र में पड़ा है। ठीक है, और जब तक ये विद्युत क्षेत्र में रहेगा तब तक इसके ऊपर क्या लगता रहेगा? विद्युत बल लगता रहेगा। और कौन सा विद्युत बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो चलो, तो जैसे अभी ए से चल के बी पर आ गया, लेकिन बी भी किस में पड़ा है? विद्युत क्षेत्र में। तो फिर आगे की ओर चलेगा तो मान लो किस पर आ गया? सी पर। अभी भी विद्युत क्षेत्र में पड़ा है, तो फिर कौन से बिंदु पर आ गया? डी पर। और डी भी विद्युत क्षेत्र में पड़ा है, तो जैसे इस विद्युत क्षेत्र के बाहर मान लो कि ये एक बिंदु हो गया, सपोज करो एफ। ठीक है, एफ पर पहुंचते ही ये विद्युत क्षेत्र के बाहर चला गया, और बाहर चला गया तो विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं रहा। प्रभाव नहीं रहा तो इसका मतलब अब कोई विद्युत बल काम नहीं करेगा। विद्युत बल काम नहीं करेगा तो अब ये और आगे की ओर गति नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि बाहर से रखे गए इस आवेश को, बाहर से लाए गए इस आवेश को जब आप विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले विद्युत बल से इसकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन। पहले ए पर पड़ा था, ए पर रखा था हमने, ए से चल के बी पर आया, बी से सी, सी से डी, डी से कहां चला? एफ। तो स्थिति चेंज हो रही है, बदल रही है। ठीक है, अब ये स्थिति के जो बिंदु बन रहे हैं, इन स्थिति के बिंदुओं को आपस में हम मिला दें। स्थिति के ये जो बिंदु बने थे, इन स्थिति के बिंदुओं को यदि आपस में हम मिला दें, इस प्रकार से बिंदु बन रहे थे ए बी, फिर ये हो गया सी, फिर डी, फिर एफ। ऐसे मान लो ए बी सी डी एफ, ये साइड में बना दिया मैंने। तो इन सभी स्थिति के बिंदुओं को आपस में हम मिलाएंगे तो एक लाइन बनेगी, एक सीधी लाइन बनेगी। और ये जो सीधी लाइन बनी है, इस सीधी लाइन को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखा। इसे क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा। तो अब आप देखो, इन सब बातों को जोड़ते हुए इस विद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा बना सकते हैं। नंबर एक चीज क्या, देखते जाना, विद्युत क्षेत्र रेखा की क्या क्या विशेष बातें, क्या क्या बातें हमें जोड़नी है आपस में, किस प्रकार से हम इन सब की आपस में जोड़कर परिभाषा बना सकते हैं। देखिएगा, नंबर एक चीज, सबसे पहली चीज, क्या ये जो लाइन बनी है ये वास्तव में उत्पन्न हुई है? नहीं, ये जो लाइन बनी है, ये वाली लाइन है वो काल्पनिक है। हमने स्थिति के बिंदुओं को आपस में मिलाया है
तब जाकर हमारे पास में एक लाइन का निर्माण हुआ है, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है वो कैसी लाइन है, काल्पनिक है। इसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये लाइन कैसी है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। तो पहली चीज कि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, या मैं बात करूं इस लाइन की, तो ये जो लाइन है, अभी यूं मान लो कि इस लाइन को बाद में हम विद्युत क्षेत्र रेखा बोलेंगे, अभी इसकी कुछ विशेषताएं जो हमारे सामने पड़ी है वो देख रहे हैं। लाइन की पहली विशेषता है कि ये जो लाइन है वो काल्पनिक है। ये लाइन है वो कैसी लाइन है, काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब हो गया इमेजिनरी है, ये कोई रियल लाइन नहीं है, बल्कि कैसी है, इमेजिनरी है। ठीक है। दूसरी चीज, इस लाइन का निर्माण कब हुआ, इस लाइन का निर्माण तब हुआ जब हम स्थिति के बिंदुओं को आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। स्थिति के बिंदुओं को आपस में क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। दूसरा सवाल यहां पर यह उठा कि ये स्थिति क्यों बदल रही है। ये स्थिति इसलिए बदल रही है क्योंकि इस आवेश को हमने किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र में। किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र में। यदि यहां पर विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो क्या इस आवेश की स्थिति में कोई बदलाव होगा, नहीं होगा। इसलिए नंबर 2 चीज कि जहां पर आप ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं या ये लाइन बन रही है, वहां पर क्या होना कंपलसरी है, वहां विद्युत क्षेत्र होना कंपलसरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां कोई विद्युत क्षेत्र रेखा भी नहीं है। ठीक है, ये इसकी दूसरी विशेष बात हो गई। आगे चलते हैं। इस लाइन के ऊपर हमें इस आवेश को हमें गति करवानी पड़ रही है या अपने आप गति कर रहा है। हमने तो यहां पर बाहर से लाकर इसे रख दिया, बस यहां रखने का काम किया था हमने। रखने के बाद में हम इसे पकड़कर गति नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अपने आप गति हो रही है। और अपने आप होने वाली गति को कहा जाता है स्वतंत्र गति। अपने आप होने वाली गति को क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्र गति, फ्री मोमेंटम, फ्री मूवमेंट, फ्री मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन के ऊपर इस आवेश की अपने आप क्या हो रही है, गति। ठीक है। चौथा पॉइंट देखो, नंबर 4, जो बाहर से लाया गया आवेश है वो आवेश कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश। कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश का मतलब है प्लस का 1 कूलम। कैसा आवेश, प्लस का 1 कूलम। तो चौथी बात कि जो आवेश इस लाइन के ऊपर गति कर रहा है वो आवेश कैसा होना चाहिए, इकाई आवेश। इकाई का मतलब कितना हो गया, 1 कूलम। इकाई आवेश, यूनिट चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी चौथी बात हो गई। अब देखो, सब बातों को आपस में जोड़ो और क्या बना दो, परिभाषा। कैसे बनेगी देखना। ये स्थिर आवेश पड़ा है, इस स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर ये सारी बातें घटित हो रही हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र इस स्थिर आवेश का है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, किसी भी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु पथ, वह काल्पनिक कौन सा पथ हो गया, बिंदु पथ। स्थिति के बिंदु बन रहे थे, इनको आपस में मिलाया तो एक पथ बन गया, रास्ता बन गया। इस कारण इसे हमने क्या कह दिया, बिंदु पथ। तो किसी स्थिर आवेश के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु पथ जिस पर इकाई धनावेश, कौन सा आवेश, इकाई धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, अपने आप गति करता है, उस बिंदु पथ को, उस काल्पनिक बिंदु पथ को क्या कहा जाता है, उस काल्पनिक बिंदु पथ को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखा। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा ढंग से। हमने क्या कहा कि कोई भी स्थिर आवेश है, उस स्थिर आवेश के चारों ओर उपस्थित विद्युत क्षेत्र में उपस्थित वह काल्पनिक बिंदु पथ जिस पर कोई इकाई धनावेश स्वतंत्र गति करता है या स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, उस प्रकार के बिंदु पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की अपनी निश्चित क्या है, विशेषताएं।
तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं ये बातें हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखिएगा बारी बारी से, लगभग 7-8 विशेषताएं हैं, अच्छे से समझते हुए चलना। क्वेश्चन इनकी विशेषताओं के बारे में से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 चीज जो आपने पढ़ा है पीछे वो हम लिख सकते हैं। पहली चीज, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं रियल है कि इमेजिनरी है, यानी इनका वास्तव में अस्तित्व है या ये काल्पनिक होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी कल्पना मात्र हैं, हमने केवल कल्पना की है कि जो इकाई धनावेश था वो पहले यहां पड़ा था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। इस प्रकार से आवेश की स्थिति बदलती गई, स्थिति बदली तो बिंदु पथ बनते गए, और बिंदु पथ बने और इन सभी बिंदु पथ को आपस में मिलाए तो हमारे पास एक काल्पनिक लाइन बनी, और इस काल्पनिक लाइन को हमने क्या कहा, इस काल्पनिक लाइन को हमने कह दिया विद्युत क्षेत्र रेखा। तो नंबर 1 पहली चीज, पहली विशेषता कि विद्युत क्षेत्र रेखा है वो काल्पनिक रेखा है। विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कैसी रेखाएं होती है, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की पहली विशेषता है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सदैव इमेजिनरी लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की पहली विशेषता हो गई, काल्पनिक रेखा होगी, इनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आवेश आपने रखा तो उसके चारों तरफ जैसे कांटों की तरह या उसके चारों ओर बहुत सी लाइन अपने आप ही उत्पन्न हो गई, और ये जो लाइन उत्पन्न हुई है उसके साथ जो जुड़कर चल रही है लाइन ही लाइन, उन लाइंस को हमने क्या बोल दिया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ऐसा नहीं है, विद्युत आवेश को आप कहीं भी रखोगे तो उसके चारों ओर वो अपना प्रभाव क्षेत्र बनाएगा, और इस प्रभाव को दर्शाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, अपनी तरफ से कल्पना करेंगे, और ये काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो पहली विशेषता विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये पहली विशेषता। नंबर 2 दूसरी विशेषता देखिएगा, आप लोगों ने आवेश 2 प्रकार के पढ़े। आवेश कितने प्रकार के पढ़े, 2। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। तो दोनों प्रकार के आवेश हैं, धनावेश भी विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न करेगा और ऋणावेश भी क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा। यानी कोई भी आवेश या आवेशित वस्तु होगी तो वो सदैव अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र, और जहां कहीं विद्युत क्षेत्र होगा वहां पर सदैव किसकी उत्पत्ति होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अकेले धनावेश के लिए, यानी एकल धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निर्मित होगी। सबसे पहले बात करें एकल धनावेश की। आवेश है वो अकेला भी रह सकता है और जोड़े में भी रह सकता है। ठीक है, फिर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसलिए सबसे पहले हमने माना कि आवेश अकेला है, और अकेला भी कौन सा है, धनावेश। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी। फिर दूसरा इधर साइड में देखेंगे कि आवेश है वो अकेला तो है लेकिन धनावेश होने की बजाय कैसा आवेश है, ऋणावेश। ठीक है, तो एकल धनावेश और एकल ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी, इस बात का हमें पता करना है। ठीक है, देखो एकल धनावेश को ही हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं। क्या, एकल धनावेश यानी पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव चार्ज है वो सदैव 0 से क्या होगा, बड़ा। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं एकल धनावेश और Q ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और Q ग्रेटर देन 0। इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी वो यहां बना लेंगे। ऐसे ही एकल ऋण आवेश बोल सकता हूं, या मैं इसे बोल सकता हूं Q लेस देन 0। भाई नेगेटिव चार्ज होगा उसका मान 0 से छोटा होगा, इसलिए नेगेटिव चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेंगी वो चीज हम यहां देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा बनाने का तरीका अब आप लोगों को पता होगा। विद्युत क्षेत्र रेखा बनाने का तरीका मैंने बता दिया। आवेश होगा, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र में बाहर से कोई परीक्षण आवेश रखेंगे, उसके ऊपर जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में क्या बनती जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो देखिए
मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा क्योंकि अपना सवाल ही यही था, एकल धनावेश, अकेला धनावेश रखा। ठीक है, ये अपने चारों ओर अपना क्या बनाएगा, प्रभाव क्षेत्र, अपने चारों ओर अपना क्या बना लेगा, ये प्रभाव क्षेत्र। ठीक है, यानी इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर, उस विद्युत क्षेत्र के कारण क्यू नॉट आवेश पर जिधर बल लगेगा उधर ही क्या उत्पन्न हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो इसके पास में क्यू नॉट आवेश रखूंगा तो ये भी पॉजिटिव, क्यू नॉट भी पॉजिटिव, क्योंकि क्यू नॉट हमेशा परीक्षण आवेश होने के कारण पॉजिटिव रहेगा। तो बल लगेगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण इसका मतलब ये स्थिर रहेगा, वो गति करेगा, तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो किधर लग रहा है, बाहर की ओर। ठीक है, यहां आप क्यू नॉट आवेश रखोगे तो बल लगेगा बाहर की ओर। इसी प्रकार आप यहां रखोगे परीक्षण आवेश को तो बल लगेगा बाहर की ओर, यानी किधर लग गया, ऊपर की ओर। इसी प्रकार इधर भी बाहर की ओर, इसी प्रकार इधर भी बाहर की ओर। कहीं भी रखोगे इसके आसपास में तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा इसका मतलब कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी डायरेक्शन, बिंदु पथ है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की ओर। ठीक है, ये जो बाह्य दिशा है इसे इंग्लिश में बोल रहे हैं आउटवर्ड, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होंगी, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, बाहर की ओर। अगर आपके पास एक अकेला धनावेश पड़ा है और सवाल दे दिया कि उस एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को का निर्माण कीजिए या उन्हें निरूपित कीजिए, ड्रॉ कीजिए, तो उस स्थिति में एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव किधर निर्मित होंगी, उस धनावेश के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, ऐसे ही ऋण आवेश के कारण देखते हैं कि ऋण आवेश के कारण विद्युत बल किधर लगेगा, तो ऋण आवेश का मतलब Q लेस देन 0। ठीक है, पॉजिटिव की जगह अब की बार होगा नेगेटिव चार्ज, ये लो नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब वही मेथड, इसके पास में Q नोट चार्ज रखेंगे, Q नोट पॉजिटिव होगा, ये कैसा है, नेगेटिव, तो आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगने का मतलब अब ये Q नोट को बाहर फेंकने की बजाय किधर खींचेगा, अंदर की ओर। तो बिंदु पथ जो बनेगा उसकी डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, अब की बार अंदर की ओर। ठीक है, तो यहां रखोगे तो अंदर की ओर आएगा, ऊपर रखोगे तो भी इसके पास आएगा, इधर रखोगे तो भी पास में आएगा, नीचे से भी किधर आएगा, पास में। ऐसे ही इसके चारों ओर अगर आप परीक्षण आवेश को कहीं भी रखोगे तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण, ये वाला आवेश नेगेटिव होने के कारण वो इसको क्या करेगा, आकर्षित, आकर्षित करेगा। तो ये जो विद्युत बल रेखाएं बन रही हैं, ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को तो हमने बोल दिया विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या तो बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं या बोला जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं इनवर्ट्स होती हैं, इनकी डायरेक्शन है वो अंदर की ओर है, इसलिए रख दिया हमने इनवर्ड, यानी आंतरिक दिशा में अंदर की ओर, आवेश की ओर। ठीक है, तो अगर आपके पास अकेला धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी, और यदि एकल ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की ओर। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा का एक मुख्य क्या हो गया, गुण। ठीक है, दो गुण हमने पढ़ लिए। अगला गुण देखते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि आवेश है वो अकेला ही रहे, अकेला धनावेश हो, अकेला ऋण आवेश हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर एकल होने की बजाय आवेश एक जोड़े के रूप में हो तो उस स्थिति के अंदर हम किस प्रकार से विद्युत बल रेखाओं को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, यह बात हमें समझनी है। चलो देखते हैं आगे, अगला गुण देखते हैं। नंबर 3, अगर आवेश पेयर के रूप में उपस्थित हो, आवेश है वो किसके रूप में उपस्थित हो, पेयर, पेयर का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। आवेश है वो जोड़े के रूप में उपस्थित हो तो उस स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा है उसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात हम करेंगे। एक जोड़े के रूप में आवेश होगा तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा किधर से किधर होगी, इस बात का हमें पता करना है। ठीक है,
तो देखिए जोड़े पेयर की बात करें तो समान आवेश का भी पेयर हो सकता है और विपरीत आवेश का भी क्या हो सकता है, पेयर। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास में विपरीत आवेश का पेयर है। सबसे पहले जोड़े के अंदर है वो कैसे आवेश है, विपरीत आवेश है, ठीक है। दूसरी तरफ हम देख लेंगे कि जो जोड़ा है उसके अंदर कैसे आवेश उपस्थित है, समान आवेश। जोड़े के अंदर है वो कैसा आवेश उपस्थित है, समान आवेश उपस्थित है। तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर से किधर होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, किस प्रकार से निर्मित होगी, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले विपरीत आवेश का पेयर बना लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। तो ये लीजिए, ये मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इन दोनों का जोड़ा है, प्लस और माइनस पास पास में पड़े हैं। अब अकेले नहीं है, पेयर के रूप में। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनेगी, तो मेथड वही होगा कि यहां बीच में परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दो, वो जिधर गति करेगा उधर ही क्या उत्पन्न हो जाएंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। तो हम क्यू नॉट चार्ज रखेंगे तो इस प्लस के कारण तो उसके ऊपर लगेगा प्रतिकर्षण बल और माइनस के कारण क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो इसका मतलब कि प्लस से वो गति करेगा और कहां तक पहुंच जाएगा, माइनस तक, ठीक है। इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा जो स्थिति में बदलाव होगा, बिंदु पथ बनेगा, वो प्लस से स्टार्ट होगा और कहां पर जाकर रुक जाएगा, माइनस पर, ठीक है। और इसको मिलाएंगे तो एक विद्युत क्षेत्र रेखा बनी। विद्युत क्षेत्र रेखा बनेगी तो उसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक हुई, पॉजिटिव चार्ज से कहां तक गया, नेगेटिव चार्ज तक, ठीक है। ऐसे ही अगर यहां से बात करते हैं तो ऐसे प्लस से जाके माइनस पर जाकर खत्म हो जाता। फिर ऐसे और बना सकते हैं बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि जैसे इस प्रकार से चलता प्लस से और लास्ट में माइनस पर जाकर क्या हो जाता, समाप्त, ठीक है। और बहुत ज्यादा की बात करें तो जैसे इधर से उत्पन्न हो रही है, बहुत दूर से ऐसे घूम के आ रही है, पूरा ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इधर से भी बहुत दूरी से घूम के आ रही है, ऐसे ही प्लस से तो आप बाहर की ओर निकलेगी और घूम घाम के लास्ट में किसके ऊपर पहुंच जाएगी, माइनस पर, ठीक है। तो अगर आपके पास विपरीत आवेश का एक जोड़ा है, यदि आपके पास विपरीत आवेश का एक क्या पड़ा है, जोड़ा, तो उस जोड़े के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पर आकर क्या हो जाएगी, समाप्त, ठीक है। इसी प्रकार यदि इस जोड़े में समान आवेश हो, जैसे मान लो कि प्लस और फिर ये भी प्लस, ठीक है, या फिर दोनों ही माइनस हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो देखते हैं। बना लो, यहां क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा तो आगे की ओर बढ़ेगा, फिर जैसे इसके प्रभाव में पहुंचेगा तो ये भी उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दोनों उसको फेंकना चाह रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लो यहां रखा और यहां तक तो सीधा गया, फिर ये भी लगाएगा तो इधर तो आने से रहा, ये मुड़कर थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया। ऐसे यहां रखेंगे तो ऐसा ही पथ इधर से बन गया, और बात करें तो नीचे की ओर बनाए तो नीचे की ओर कुछ इस प्रकार के पथ का क्या होगा, निर्माण। और ये जो काल्पनिक बिंदु पथ बनेगा, इनकी दिशा को अगर हम दर्शाएंगे तो कुछ इस प्रकार की डायरेक्शन बनेगी। और दर्शाना चाहें तो ये लो, ये दूसरी विद्युत बल रेखा, ये भी बन गई, ये भी बन गई। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होगा, समान आवेश के जोड़े में विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या होगा, निर्माण। यदि नेगेटिव चार्ज की आप बात करते हैं तो नेगेटिव चार्ज के कारण भी आप दर्शा सकते हैं। देखो यहां क्यू नोट रखेंगे तो वही होगा, यहां क्यू नोट रखा तो ऐसे घूम के इधर आ गया, ऐसे ही इसके पास घूम के इधर आ गया। और बात करें नीचे से तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि नेगेटिव चार्ज है तो परीक्षण आवेश को फेंकने की बजाय अब की बार ये अपने पास में खींचने लग जाएगा, और इस प्रकार का हमारे पास में क्या बनेगी, विद्युत क्षेत्र रेखा है। ये विपरीत आवेशों के जोड़े की क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। अगले गुण की बात करते हैं। अगला गुण देखिए नंबर 4, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सीधी लाइन भी हो सकती हैं और टेढ़ा मेढ़ा पथ है उसके रूप में भी हो सकती है। यानी अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूं देखना,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस may be straight lines और may be curvic। इसका मतलब क्या है, देखिएगा, इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सीधी रेखा भी हो सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सीधी रेखा के रूप में भी उपस्थित हो सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमेशा सीधी ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सीधी रेखा भी हो सकती है और सेकंड थिंग कि वो कर्विक हो सकती है, यानी वक्राकार भी हो सकती है। अब ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं विद्युत क्षेत्र के ऊपर। ये दोनों बातें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? विद्युत क्षेत्र के ऊपर, कि विद्युत क्षेत्र कैसा है उसके अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। सीधी लाइन होंगी या वक्राकार होंगी, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? विद्युत क्षेत्र के ऊपर। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक को कहा जाता है समान विद्युत क्षेत्र, एक को तो हम बोलते हैं समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा जो विद्युत क्षेत्र है उसे कहा जाता है असमान विद्युत क्षेत्र। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर दो चीजें हैं, एक होता है परिमाण क्योंकि सदिश राशि है, और दूसरा होता है इसमें दिशा। ठीक है, यदि इफ कि जो परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, यदि परिमाण और दिशा यानी डायरेक्शन दोनों सेम हो, यदि परिमाण और दिशा दोनों क्या रहे? सेम रहे, तो इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को कहा जाता है एक समान विद्युत क्षेत्र या समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और यदि इन दोनों में से कोई भी एक चीज या तो परिमाण या दिशा या फिर दोनों ही अलग अलग हो, तो इस प्रकार के विद्युत क्षेत्र को कहा जाता है असमान विद्युत क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है? असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए कि कब तो सीधी रेखा होगा और कब वक्राकार होगी। यदि विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र है, यदि विद्युत क्षेत्र कैसा है? समान विद्युत क्षेत्र है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा है वो हमेशा सीधी रेखा होगी। यदि कैसी विद्युत क्षेत्र कैसा है? समान विद्युत क्षेत्र है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव कैसी रेखा होगी? सीधी। यदि विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा है वो सीधी भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है। तो देखिएगा कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, मैं इसी बात को आगे समझा रहा हूं। सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र है वो समान विद्युत क्षेत्र है। यदि आपके पास जो विद्युत क्षेत्र पड़ा है वो विद्युत क्षेत्र कैसा पड़ा है? समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका परिमाण और उसकी दिशा, हम दोनों की बात कर रहे हैं, या तो हो गया परिमाण और दूसरी बात हो गई दिशा, ये दोनों सेम है, हर जगह बराबर है, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र क्या कहलाएगा? समान विद्युत क्षेत्र। इसे ड्रॉ करने का तरीका देखो, ऐसे सीधी लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी। ठीक है, और इसके साथ लिख देंगे वेक्टर ई। ये कौन सा विद्युत क्षेत्र हो गया? समान विद्युत क्षेत्र। देखिए ये वेक्टर में ये जो तीर का निशान आ रहा है, ये तीर का जो निशान है ये तो किसको दर्शा रहा है? डायरेक्शन को, दिशा को। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक में तीर का निशान समान है, तो दिशा भी क्या हो गई? समान। अब सवाल बचा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण का। तो इन दो लाइंस के बीच का ये जो गैप है, इन दो लाइंस के बीच का ये जो क्या है? गैप है, ये वाला, ये जो गैप है, ऐसे लिख रहा हूं इधर, ये जो गैप बना हुआ है, ये जो गैप है वो गैप दर्शाता है परिमाण को। ये गैप किसको दर्शाता है? परिमाण को। ठीक है, तो यदि गैप भी सेम है, इक्वल है, बराबर है, तो इसका मतलब परिमाण भी क्या होगा? समान।
परिमाण भी क्या रहेगा, समान। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर आपको एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है तो सबके तीर के निशान समान डायरेक्शन में, समान दिशा में होंगे। दूसरी बात, इन प्रत्येक दो लाइन के बीच का जो गैप है वो भी बराबर रखोगे, तब जाकर कौन सा विद्युत क्षेत्र बनेगा, एक समान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब सवाल उठा असमान को कैसे दर्शाएं, तो असमान विद्युत क्षेत्र, अगला है अपना असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो असमान होने के दो तरीके हैं। असमान विद्युत क्षेत्र होने के दो तरीके हैं, क्या कि या तो पहला मेथड तो हो गया कि विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण तो क्या रहे, समान, और दूसरी बात दिशा क्या होती रहे, चेंज। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा कि परिमाण तो क्या रहे, क्या हो जाए, चेंज, और दिशा क्या रहे, समान। दूसरा मेथड ये हो सकता है। और तीसरा, नंबर 3, कि दोनों ही चेंज हो जाए, दोनों ही क्या हो जाए, चेंज। तो इस स्थिति में तीन कंडीशन में हम किसको ड्रॉ कर सकते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र को। सबसे पहले पहली बात करें, परिमाण समान, दिशा चेंज। ठीक है, परिमाण तो क्या रहे, समान, और दिशा क्या हो जाए, चेंज। तो इसके लिए देखो, परिमाण की बात आई तो गैपिंग बराबर, दिशा एरो का निशान बताएगा। तीसरा, परिमाण चेंज हो जाए और दिशा क्या रहे, समान। तो यहां से देखो, यहां से शुरुआत कर रहे हैं दूसरे से, ये लो, ये दिशा समान है तो इसका मतलब डायरेक्शन, तीर का निशान एक ही दिशा में रहेगा, लेकिन इन लाइंस के बीच का ये जो गैप है, ये गैप चेंज हो जाएगा, ये लो। ठीक है, तो यहां पे गैप चेंज हो गया, इसका मतलब परिमाण बदल गया, ये तो परिमाण तो हो गया चेंज, और दिशा समान है सबकी, डायरेक्शन, तीर का निशान समान है, इसलिए दिशा क्या रह गई, समान। ये तो दूसरा मेथड। तीसरा, फिर पहला देखो, परिमाण समान, दिशा क्या होती रहे, चेंज। तो इसके लिए वक्राकार लाइंस बनेगी ऐसे, और इन लाइंस के बीच का जो गैप है, ये वाला गैप, ये गैप बराबर रहेगा। फिर दिशा बदल रही है, समय के साथ दिशा क्या हो रही है, बदल रही है। पहले यहां पर डायरेक्शन अलग थी, फिर यहां अलग, फिर अलग, फिर अलग। तो इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र होगा, उसमें जब दिशा बदलेगी तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कैसी होगी, वक्राकार। विद्युत क्षेत्र रेखा कैसी होगी, वक्राकार। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो वक्राकार एक ही कंडीशन में होगी, जब विद्युत क्षेत्र रेखा की, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। तीसरा, दोनों ही चेंज हो जाए, तो दोनों चेंज करने का तरीका अब दिख गया आपको। एक तो गैप बदल दो और ये तीर का निशान पड़ा ही रहेगा, ये तीर का निशान इस प्रकार से वक्राकार पड़ी रहेगी लाइन, वक्राकार लाइन होगी, इसका मतलब दिशा बदल गई, और फिर ये गैप कहीं कम कहीं ज्यादा होगा, तो उस स्थिति के अंदर ये जो परिमाण है वो भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का क्या हो गया, तरीका। अगला गुण देखो, विद्युत क्षेत्र रेखा का अगला गुण क्या है, बहुत ही अच्छा गुण है। यदि आपके पास कोई असमान विद्युत क्षेत्र है और ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा समय के साथ बदल रही है, तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम एक वक्राकार लाइन बनाएंगे, और ये लाइन है वो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। ये क्या हो गई आपके पास, विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा असमान विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है। कौन से विद्युत क्षेत्र को दर्शा रही है, असमान विद्युत क्षेत्र को। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा समय के साथ बदल रही है, यहां अलग थी, यहां अलग थी, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग। ठीक है, अब मुझे बीच में कहीं किसी पॉइंट के ऊपर इस विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। मान लो कि मेरे पास इस विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर ये वाला एक पॉइंट है, पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट पी के ऊपर विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, तो मैं कैसे पता करूं, तो इसका तरीका है कि यदि आप विद्युत क्षेत्र रेखा है वो वक्राकार है, तो उस पर स्थित किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये लाइन कौन सी रेखा का काम कर रही है, स्पर्श रेखा का, टेंजेंशियल लाइन। ठीक है, उस बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा, सही नहीं ला रहा है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये लो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, सदिश ई। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास एक वक्राकार विद्युत क्षेत्र रेखा है तो उस वक्राकार विद्युत क्षेत्र रेखा होने का मतलब है उसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा समय के साथ बदल रही है। अब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा समय के साथ बदल रही है, इसका मतलब हर समय पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग दिशा में होगा। तो मुझे उस विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर एक पॉइंट हमने लिया, उस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में होगा यह पता करने का तरीका है कि उसके ऊपर आप क्या खींच दो, एक स्पर्श रेखा। उस पॉइंट के ऊपर क्या खींचो, स्पर्श रेखा। और वो स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही दिशा किसको प्रदर्शित करेगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, अगला देखो, अब इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है। अगला जो सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्या है कि क्या दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं। तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं, देखना इधर। मान लो कि मेरे पास दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये है पहली, फिर ये दूसरी, और दोनों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। काटेगी तो एक कॉमन पॉइंट बनेगा, उस कॉमन पॉइंट को मैंने दर्शा दिया पॉइंट P से। ये पहली विद्युत क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये दूसरी। ठीक है, एक दूसरे को काट रही है, कौन से पॉइंट पर, P पर। तो हमने पढ़ाया पीछे, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा वक्राकार है तो उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस P पॉइंट पर जब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो इस पॉइंट P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितनी दिशाओं में होगा, दो दिशाओं में। कारण क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं बनेगी, एक पहली के लिए और एक दूसरी के लिए। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कितनी हो गई, दो। एक ही विद्युत क्षेत्र एक समय पर, एक ही विद्युत क्षेत्र एक ही समय पर दो दिशाओं में, एक ही विद्युत क्षेत्र एक ही समय पर दो दिशाओं में उपस्थित नहीं हो सकता, उपस्थित नहीं हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र एक समय पर कितनी दिशाओं में बनेगा, दो। और ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। और इस कारण हम ये कह सकते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। ठीक है, ये अपना विद्युत क्षेत्र रेखा का अगला गुण हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ बेसिक गुण थे और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप ये बीच बीच के अंदर, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने तो बीच बीच के अंदर आप लोग इनका क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने बढ़िया तरीके से अपने खुद के सेल्फ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और कल की क्लास जो होगी उस क्लास के अंदर हम करेंगे इस फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। पूरी कोशिश होगी कि कल की जो क्लास हो, रिकॉर्डेड क्लास हो, वो लगभग 1 घंटे की हो और उसके अंदर हम पूरे चैप्टर के ज्यादा भी नहीं तो 20-25 जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो हम कम से कम कंप्लीट करें। ठीक है, फिर जो अगली क्लास होगी उसके अंदर जो आपके प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो वाले हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए बढ़िया तरीके से आज आप इस चैप्टर का रिवीजन कीजिए और जैसे ये चैप्टर रिवाइज हो जाता है तो कल के लिए, कल की क्लास के आधार पे इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे हम सोल्व करेंगे। टेक केयर, थैंक यू।